नहीं है। आजादी के बाद भारत में चुनावी राजनीति शुरू होती है, तभी से यह सवाल बड़ा रहा। दलितों का प्रतिनिधित्व दलितों में से ही निकलने वाला कोई शख्स कर सकता है, क्योंकि वही उनके दर्द को जानता है। यही सवाल आदिवासियों को लेकर भी रहा। आदिवासियों के पक्ष में, हिमायत में कितने भी कानून आप बनाते चले गए, लेकिन जल जंगल जमीन को लेकर आदिवासियों का जो जुड़ाव था, उसको लेकर कभी कोई सवाल इसलिए किसी दूसरे समाज के भीतर से उठकर आए और आदिवासियों के हित साध दे, यह असंभव सा लगा। इसीलिए आदिवासियों की नुमाइंदगी भी खोजी गई। कौन करेगा? वो आदिवासी ही होगा। यह स्थिति इस देश में माइनॉरिटीज के साथ भी रही। और माइनॉरिटीज का जिक्र होगा तो याद कीजिए, पहला चुनाव रामपुर से लड़े थे मौलाना आजाद। 1957 में जब उन्हें दोबारा वहीं से टिकट दिया गया तो उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा, नेहरू को पत्र लिखा और यह कहा कि दरअसल मैं इसलिए नहीं लौटा या इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं गया कि मैं भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सकूं। मैं तो यहां के लोगों के बीच अपनी प्रतिनिधित्व को दिखलाना, बतलाना चाहता हूं। लेकिन नेहरू नहीं माने और दोबारा भी उन्होंने टिकट रामपुर से ही दिया, जहां पर 80-90% मुसलमान थे, यानी वहां पर वह बहुसंख्यक थे। कमोवेश यह स्थिति ओबीसी को लेकर भी इस दौर में उठी है। प्रधानमंत्री मोदी को खुद को बतलाना पड़ गया वह ओबीसी है। और पार्टी अध्यक्ष जब अमित शाह थे, उन्होंने खुले तौर पर बतलाया कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो ओबीसी हैं। यानी इस देश के भीतर हर जाति या हर धर्म को लेकर जब सवाल उठे तो उसको वोट बैंक के नजरिए से देखा गया और वोट बैंक के नजरिए के साथ उसके प्रतिनिधित्व को उस जाति विशेष या धर्म विशेष के साथ जोड़ा भी गया। वो चाहे ब्राह्मणों का मसला हो, चाहे ऊंची जाति का मसला हो, ओबीसी का मसला हो, उसमें भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का भी जिक्र हो, टटोला परखा गया उसी समाज से निकले हुए व्यक्ति को लेकर। इस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दौर का मुद्दा युवाओं से जुड़ा है, जेनजी से जुड़ा है, जेन अल्फा से जुड़ा है। लेकिन क्या यह संभव है कि इस देश में मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्रियों या फिर विपक्ष के नेताओं की कतार हो, दोनों ये कहने लग जाएं कि हम जेनजी को ज्यादा समझते हैं, हम उनके मुद्दों को तरजीह देते हैं और हम उसी हिसाब से काम करेंगे, या फिर सरकार लाल किले के प्राचीर से खड़ी होकर कहने लग जाए, युवाओं के आश्रय ही तो विकसित होगा भारत, अन्यथा कहां होगा। यह बात हजम होती नहीं है। इसलिए नहीं हजम होती है क्योंकि बीते एक महीने के भीतर इस देश में क्या हो गया, एक क्षण के लिए जरा अपने पन्नों को पलटिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो 12 साल से नहीं हुआ था, शिक्षा मंत्री हट गए, 12 दिनों के भीतर हट गए आंदोलन के साथ ही। आंदोलन कौन कर रहे थे? छात्र कर रहे थे, जेनजी कर रहा था। उसके बाद ध्यान दीजिए, इस देश के चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको झुकना पड़ा। क्यों झुकना पड़ा? वह भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मातहत उन्होंने उनको सीधे तौर पर डांट डपट कर दी, आप हमारे बीच में मत आइए, ये छात्रों का मसला है। और हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी इस दौर में जब खड़ी हो गई और उसने खुले तौर पर कहा कि हम सीजीआई के हाथों अपनी मानद उपाधि नहीं लेंगे, तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया खड़ा हो गया सीजीपी के पक्ष में। जी नहीं, सीजीआई के पक्ष में। और सीजीपी के पक्ष में वो तब खड़ा हुआ जब इस देश के भीतर एक झटके में सोशल मीडिया और तमाम जगहों से जो प्रतिक्रिया आई, उसने चेताना शुरू कर दिया कि देखिए, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में डिक्टेटर की तरह नहीं काम कर सकते हैं। छात्रों को अपनी अभिव्यक्ति, अपनी राय रखने का हक है और आप उस पर रोक इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आप एक संस्थान विशेष के चेयरमैन हैं। झुक गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उसके चेयरमैन झुक गए इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी इसमें कोई पॉलिटिकल सिचुएशन तो नहीं थी, राजनीतिक तौर पर कोई शोर भी नहीं था। राजस्थान के एक जिले के एक स्कूल के भीतर
वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता पहुंचते हैं और बतलाते हैं, मैं आया हूं स्कूल को ठीक करने के लिए। सिर्फ 48 घंटे का वक्त लगता है। जो बच्चे वहां पर जेन अल्फा जो मौजूद थे और कह रहे थे कि दरअसल हमारा स्कूल बदतर हो चला है, यहां पर न्यूनतम जरूरतें भी नहीं हैं, दीवाल गिरी थी, छत गिरी थी, अच्छा था कोई छात्र घायल नहीं हुआ, लेकिन बच्चों के भीतर का आक्रोश निकलकर आ गया। वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदे जब पहुंचते हैं तो 48 घंटे का वक्त लगता है और उसके बाद बकायदा लिखित तौर पर कहा जाता है हम ये कर देंगे। और ये का मतलब ये है पानी भी साफ मिलेगा, नदी से आते हैं वहां पुल भी बनवाएंगे, स्कूल भी ठीक करेंगे, प्लेग्राउंड भी ठीक होगा, शिक्षकों की बहाली भी होगी, सब कुछ हो जाएगा सिर्फ 48 घंटे के भीतर। इसमें कोई पॉलिटिकल तौर पर इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों में बीते 12 वर्षों में वो संसद के भीतर क्या हो रहा था, इस देश की न्यायपालिका क्या कर रही थी, इस देश के भीतर 12 वर्षों में 12 बार प्रधानमंत्री तो गए लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराने के लिए। इन 12 वर्षों में उन्होंने कितने वादे और कितने सपने दिखाए, कुछ भी पूरा हुआ क्या? हम उसका कच्चा चिट्ठा बतलाएंगे आपको। कुछ भी पूरा नहीं हुआ। तो फिर अचानक एक झटके में सरकार को यह महसूस हुआ ये छात्र अगर एकजुट हो जाएं तो क्या होगा। यह सवाल तो है। यानी ये छात्र, अभी छात्रों ने अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी या वोट बैंक के तौर पर नहीं देखा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर यह एनालिसिस शुरू हो गया। यूपी का इलेक्शन है, 3 करोड़ जेनजी वोटर हैं, ये 3 करोड़ जेनजी वोटर जिधर गए और अगर एकमुश्त चले गए तो फिर खेल हो गया। यानी पूरी राजनीति पलट जाएगी उत्तर प्रदेश के भीतर में। और जरा कल्पना कीजिए अगर वह योगी आदित्यनाथ के साथ भी नहीं गए और अखिलेश यादव के साथ भी नहीं गए और कांग्रेस के साथ भी नहीं गए, तब क्या होगा। 3 करोड़ एक मुश्त वोट, और ये तो सक्रिय हैं। एसआईआर में 3 करोड़ वोटर के तौर पर वह घोषित भी हो चुके हैं, तादाद ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी 3 करोड़ वोटर यानी हर पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा वोट। इस स्थिति के भीतर अगर राजनीति अपने गुणा भाग को कर रही है तो समाज के भीतर यह गुणा भाग नहीं है, समाज के भीतर यह चर्निंग है, एक बदलाव है, एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो इन छात्र, युवा, जनजी, जेन अल्फा के भीतर समा चुका है। और वहां तक पहुंचने की ताकत मौजूदा वक्त की पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम के पास बिल्कुल नहीं है। वो अभी तक स्कूलों को प्रभावित नहीं कर पाए। एक झटके में इस देश के तमाम स्कूलों के बच्चे अपना दर्द बताते हुए सामने आ गए। अब आप क्या करेंगे, अब कैसे रोकेंगे उन्हें। और ये पॉलिटिकल सिचुएशन क्या आने वाले वक्त में हमारे उस पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिचुएशन से टकराने वाली है या टकराएगी ही, ये बात तो है। और जब पॉलिटिकल सिस्टम जो चला आ रहा है बीते 70-80 वर्षों से, और उसी को मान्यता देकर हर पॉलिटिशियन इस दौर में मानकर चलता था, वही प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो संसद में बैठा है, उसको एक विशेषाधिकार मिलना चाहिए, उसका जुड़ाव जनता से होगा नहीं। बाहर नौकरियां जा रही हैं लेकिन संसद के भीतर बैठकर आप अपने वेतन को बढ़ाएंगे, अपनी सुविधाओं में इजाफा करेंगे, क्या क्या गाड़ी से लेकर क्या कुछ जोड़ते चले जाएंगे, लेकिन आपको जनता की फिक्र नहीं, उसके साथ कोई सरोकार नहीं। तब क्या होगा। यह सवाल अगर छोटे छोटे बच्चों के जहन में उतर गया तो आप रोकेंगे कैसे। और अगर रोक नहीं पाएंगे तो क्या आप अपने एक छत टटोलने के लिए, सुरक्षा खोजने के लिए निकल पड़ेंगे और एक सहमति धीरे धीरे पार्लियामेंट्रीज के बीच में और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के बीच में जाकर बन जाएगी। पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन आज हम अपनी बात की शुरुआत एक पॉलिटिकल पार्टी से करते हैं। जिस दिन झारखंड के छात्रों पर डंडे बरसाए जा रहे थे, जिस शाम को, उसी शाम को दिल्ली के पॉलिटिशियन, ताकतवर लोग, सत्ता और विपक्ष के एक पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन में और उस परिवार की नेता की बेटी के फंक्शन में गुलाब जामुन खा रहे थे।
बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल ये पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस देश में उसी जेंजी के भीतर से किसी को खड़ा भी करेगा और वही जेंजी इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव भी लाएगा। अन्यथा जेंजी को बांटने के लिए जो ऐलान हो रहा है लाल किले के प्राचीर से और उस पर चिंतन मनन दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज करने लगी हो, वह कोई मायने नहीं रखता है। यह दिमागी नक्सली शब्द जो आया, वह क्यों आया, अर्बन नक्सल क्यों आया, इस देश के जंगलों के भीतर कॉरपोरेट को जंगल सौंप दिए जाएं और वहां पर जो विरोध करे उसको नक्सल करार देकर आप खारिज करते चले जाएं, इस परिस्थिति को लेकर सत्ता विपक्ष के भीतर, पार्लियामेंट तक के भीतर भी टकराव हुआ, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन यह सिचुएशन तो दरअसल बिल्कुल अलग है और इस सोशल चर्निंग को लेकर अभी भी हमारी पॉलिटिक्स अज्ञानता में डूबी हुई है। हमें लगता है इसीलिए आज बात उस फंक्शन से शुरू करनी चाहिए जब छात्रों के ऊपर डंडे बरस रहे थे। उस वक्त दिल्ली के फंक्शन में कौन कौन कैसे कैसे मौजूद थे। यहां पर इस बात का जिक्र हो सकता है कि क्या सत्ता और क्या विपक्ष, और एक नेता के घर पर जब समारोह है तो उसमें निजी तौर पर कोई वहां क्यों नहीं जाएगा, संबंध क्यों नहीं निभाएगा। दरअसल इस देश के भीतर की असमानता, गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी और उसके बाद शुरू होता है एजुकेशन, पेपर लीक, नौकरी ना मिलना और उसके बाद शुरू होता है इन तमाम चीजों पर निगरानी रखने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के नौकरशाह, उन नौकरशाहों पर पॉलिटिशियंस की कमांड, उन पॉलिटिशियन के जीतने और आगे बढ़ने के लिए पॉलिटिकल फंडिंग का रास्ता, उस पॉलिटिकल फंडिंग में वह करप्शन, उस करप्शन के दायरे में एक पूरा नेक्सस जो इस देश को अपनी हथेली में समेटे हुए और उस हथेली के भीतर क्या लाल किला और क्या संसद, सब कुछ समेटा जा चुका है। इसीलिए यहां आप ये चिंतन मनन थोड़ी देर के लिए मत कीजिएगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर तो गए थे विरोध करने के लिए, वो जंतर मंतर क्यों नहीं गए। जंतर मंतर पर जेंजी था। दूसरी तरफ से जब यह आवाज आई कि जेंजी के पक्ष में वो झारखंड क्यों नहीं गए, उस झारखंड के भीतर क्या हो रहा है, वहां देवेंद्र महतो बेसुध पड़े हैं, झंडा यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, बेसुध अवस्था में वो पूछ रहे हैं ये कौन सी स्वतंत्रता है, ये कैसी स्वतंत्रता है। आज स्वतंत्रता दिवस है और मुझे उस कार्यक्रम में जाने नहीं दिया गया जहां तिरंगा लहराया जाना था। अस्पताल में नजर बंद कर दिया गया, एक लिहाज से बंद पुलिस साए में कर दिया गया और अब कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा हम वहां पर जाएंगे। इसी तरीके से स्कूलों का निरीक्षण करते समय बंगाल के बांकुरा में एक सीजीपी के कार्यकर्ता पर मारपीट इतनी ज्यादा वहां पर पॉलिटिशियंस के लोगों ने कर डाली और उसके घर में पहुंचकर कर डाली कि उसके पिता की मौत हो गई। जो सीजीपी का कार्यकर्ता था उसके पिता की मौत के बाद अब तय दिल्ली से किया गया और
औरंगाबाद से किया गया कि जाइए, अब आप बांकुरा भी जाइए, झारखंड भी जाइए। यानी नॉन पॉलिटिकल वे में इस देश के इश्यूज को छूते छूते गाहे बगाए अब बात उस पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की होने लगी है जिस पॉलिटिकल सिस्टम पर नकेल और लगाम इस देश के इलेक्शन कमिश्नर ने अपने हाथों में रखी थी। यह एक पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस धीरे धीरे क्या चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएगा, चुनाव आयुक्त तक पहुंचेगा, जैसे देवेंद्र प्रधान तक पहुंचा, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचा, उसी तरीके से क्या अगला वार जो सबसे मजबूत तरीके से इस देश के पूरे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम को चुनाव के आश्रय चलाता है, क्या वो निशाने पर आएगा? ये आएगा तो जरूर, क्योंकि धीरे धीरे सवाल उसी दिशा में बढ़ रहा है। इस सवाल के बढ़ने के तरीकों को समझिए। पॉलिटिशियंस और जेनजी टकरा रहा है। सत्ताधारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, झारखंड में हेमंत सोरेन है, 18 तारीख तक का उनको अल्टीमेटम दिया गया है, अन्यथा घेराव होगा। बंगाल के भीतर बीजेपी की सत्ता है, यहां जेएमएम की सत्ता है जो कि इंडिया गठबंधन के साथ है, वहां पर बीजेपी की सत्ता है, यानी दिल्ली की सत्ता के अनुकूल है। वहां पर भी अब ये जेनजी जा रहा है और कह रहा है कि अब हम वहां न्याय की मांग करेंगे। किसके खिलाफ? जो बीजेपी के वो कार्यकर्ता जिनके ऊपर कानून काम नहीं करता है, वो चाहे कुछ भी कर दें। हमें लगता है इन दोनों बातों को एक साथ जरा कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके जरिए सुनिए। इस दौर में चेहरे नाम मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि जेनजी फेसलेस है अभी, और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में फेस उसी का होता है जिसकी ताकत होती है, जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस में नेता होता है, प्रधानमंत्री होता है,